नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर। जो प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है आज हम उसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो बातें जो आप में से जो नए विद्यार्थी होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस परीक्षा में बैठने वाले होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो पहले इस परीक्षा को दे चुके होंगे, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी रहे होंगे जिनका अभी नेट पास हो चुका है, जेआरएफ के लिए संघर्ष जारी है, कुछ ऐसे होंगे जिनको भी नेट भी हासिल नहीं हुआ, नेट भी पास नहीं हुआ है। तो जो शुरुआती दौर के विद्यार्थी हैं वो कुछ जानकारी ऐसे रख लें कि जैसे जून 2009 तक इस परीक्षा में फर्स्ट पेपर में यानी कि आपके 50 प्रश्न आते थे, ठीक है। जब ये 50 प्रश्न आते थे तो सभी प्रश्न क्या होता था, अनिवार्य होते थे। 50 के 50 प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में दिसंबर 2009 वाली जो साइकिल थी, दिसंबर 2009 से प्रश्नों की संख्या कर दी गई थी 60, ठीक है। और करने होते थे 50 प्रश्न, यानी कि 10 प्रश्न कोई भी विद्यार्थी के पास ये स्वतंत्रता थी कि वो 10 प्रश्नों को छोड़ सकता है और किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। यही क्रम जारी रहा आपका 2017 तक। जब दिसंबर वाली साइकिल जब पूरी हुई तो जनवरी 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसमें फिर से वही हो गया जो पहले चला आ रहा था सिस्टम, यानी कि 50 प्रश्न होंगे और 50 के 50 प्रश्न अनिवार्य हैं। अभी भी वर्तमान में भी ऐसा ही है कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न आते हैं और 50 के 50 प्रश्न अनिवार्य हैं। तो वर्तमान में क्या है, 50 प्रश्न आएंगे, 50 के 50 आपके लिए अनिवार्य हैं। कुछ समय के लिए दिसंबर 2009 से और जनवरी 2017 तक 60 प्रश्न होते थे। कोई 10 प्रश्नों को छोड़ने की स्वतंत्रता होती थी विद्यार्थी के पास, 60 में से 50 प्रश्न करने होते थे। अब तो थोड़ा सा और सरल हो गई हैं चीजें। जब शुरुआत में एनटीए ने पहली बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था दिसंबर 2018 में, उस समय यह था कि 1 घंटा मिलता था प्रथम प्रश्न पत्र के लिए और 2 घंटे का समय मिलता था आपके विषय के लिए, और उन दोनों के बीच में समय होता था, मतलब एक गैप होता था, ब्रेक मिलता था। अभी क्या है, अभी पूरे 3 घंटे के लिए एक साथ आपको एक ही सीटिंग में कंप्यूटर के साथ में विद्यार्थी बैठ जाता है, अपनी सीट पर बैठ जाता है और पूरे 3 घंटे के लिए उसके पास में दोनों पेपरों को वो हल कर सकता है। तो इसमें थोड़ी सी ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा लाभ होता है कि विद्यार्थी अपने समय को बचाकर किसी दूसरे सेक्शन में अपने समय को लगा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि यदि विद्यार्थी को अपने विषय में कम समय लगता है, वो अपने विषय में इतना दक्ष है कि वो जल्दी से उन 100 प्रश्नों को हल करके कुछ समय बचा ले रहा है, तो वो उस समय का प्रयोग अपने प्रथम प्रश्न पत्र वाले प्रश्नों को हल करने में लगा सकता है। बात समझ आ रही है? अब जब हम इस पे आए, पहले इसके सिलेबस को देखें, उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर। एक तो ये है कि ये सभी के लिए कॉमन है, यानी कि जितने भी विषयों के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा आयोजित होगी उन सभी के लिए प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो सभी के लिए एक जैसा है। अब आप देखेंगे कि जब सभी विषयों के लिए एक जैसा ही पाठ्यक्रम है, सभी के लिए कॉमन है, तो परीक्षक के पास या परीक्षक के सामने वो पाठ्यक्रम बहुत छोटा हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर 1 है, आपका जो प्रश्न पत्र 1 है, वो सभी विषयों के लिए कॉमन है, उसका जो सिलेबस है वो सभी विषयों के लिए एक जैसा है। बातें समझ आ रही हैं? अब इसमें पेपर 1 में मल्टी डोमेन से प्रश्न आते हैं, यानी कि ये ध्यान रखना है कि ये कोई जो प्रश्न जो होंगे, ये प्रश्न आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। हम कहें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। बात समझ पाए? यानी कि मल्टी डोमेन से प्रश्न आएंगे, ऐसे विषयों से प्रश्न आते हैं जो विषय आपने सामान्यतः नहीं पढ़े होते हैं। बातें समझ आ रही है? अब ये जो आपके पाठ्यक्रम में आपने देखा भी होगा पाठ्यक्रम की 10 इकाइयां हैं, 10 यूनिट हैं आपके पाठ्यक्रम में, और हर यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं, यानी कि हर यूनिट का बराबर का योगदान है। वो परीक्षक ने जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसमें भी लिखा रहता है कि हर इकाई से 5 प्रश्न आएंगे, हर इकाई का बराबर का योगदान है। ऐसा नहीं होगा कि किसी इकाई से अधिक प्रश्न है 5 से और किसी इकाई से 5 से कम प्रश्न है। सभी इकाइयों से बराबर प्रश्न आते हैं, बराबर अंक होते हैं, हर इकाई का बराबर का योगदान है। बातें समझ आ रहे हैं? अब ये जो हम मल्टी डोमेन वाली बात कर रहे हैं,
जब हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, मल्टी डोमेन से प्रश्न आते हैं, जैसे संचार से प्रश्न आएंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से प्रश्न आएंगे, शिक्षण अभिवृत्ति से प्रश्न आते हैं, उच्चतर शिक्षा प्रणाली से प्रश्न आते हैं, अनुसंधान से प्रश्न आते हैं, लोक विकास और पर्यावरण से प्रश्न आते हैं, बोधगम्यता के प्रश्न पूछे जाते हैं, गणित के प्रश्न होते हैं, रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, डीआई के प्रश्न होते हैं, आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न होते हैं। ये 10 इकाइयां आपकी होती हैं अलग अलग। बातें समझ आ रही है यहां तक की? अब इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कक्षा में कि किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम को आप ले लीजिए, किसी भी परीक्षा के पाठ्यक्रम को आप देख लीजिए, ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कोई जो अधिकृत व्यक्ति है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है कि ये पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा, तो उस व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कोई पाठ्यक्रम बने, ऐसा नहीं होता। हर परीक्षा की जो मांग होती है, हर परीक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और जो ये पाठ्यक्रम है, ये इस निरंतर विकास की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। जब जब आप देखते होंगे कि पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ चीजें ऐड हो गई हैं, कुछ चीजें हटा दी गई हैं, वो समय के अनुसार होता है, समय की मांग होती है। तो प्रत्येक पाठ्यक्रम एक अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद बनता है और उसमें विकास की प्रक्रिया फिर जारी रहती है, विकास उसमें होता रहता है जैसे जैसे समय की मांग होती है, ठीक वैसे वैसे। ऐसे ही हम देखते हैं अपने प्रथम प्रश्न पत्र को। यदि आपने इसका नाम देखा होगा तो इसका नाम आपको मिलेगा टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। बात समझ रहे हैं? शिक्षण एंड शोध अभिवृत्ति, आपके पेपर का नाम ही ये है। आप पुस्तकें देखेंगे तो पुस्तकों पे भी यही नाम लिखा रहता है, लेकिन इसके अलावा भी तो 8 इकाइयां आती हैं। बात समझ पा रहे हैं? आपके पाठ्यक्रम में जब आप अपने पाठ्यक्रम को देखें, जब आप सिलेबस को देखें, तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि मेरे इस टॉपिक का हमारे पाठ्यक्रम में रखने की वजह क्या है, उद्देश्य क्या है, ये क्यों है, हमको ये क्यों पढ़ना है। बातें समझ आ रही हैं? तो देखिए, जब आप इस परीक्षा को आप पास करेंगे तो आपके सामने 2 क्षेत्र खुल जाएंगे, आपके सामने 2 रास्ते आ जाएंगे। या तो आप शोध के क्षेत्र में जाएंगे कि या तो आप शोधार्थी बनेंगे, आप किसी विश्वविद्यालय में अपना शोधार्थी के रूप में पंजीकरण कराएंगे, या दूसरा विकल्प आपके सामने, आप जो अर्हता आपको अर्जित हो जाती है इस परीक्षा को पास कर लेने का, वो है सहायक प्राध्यापक की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप देखेंगे कि जो राज्यों में सहायक प्राध्यापक के जो पद आते हैं, जो राज्य सरकार जो परीक्षा आयोजित कराती हैं, जो कमीशन उसके लिए परीक्षा आयोजित कराता है, उसमें आप देखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है उसमें नेट मांगता है। बात समझ पाए? जब आप नेट पास करते हैं, आपके पास जो सर्टिफिकेट आता है, उसमें भी आप देखेंगे उसमें लिखा रहता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। बात समझ पा रहे हैं? जिनका जेआरएफ होता है उसमें जेआरएफ भी मेंशन होता है कि क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो ये आपके पास में 2 क्षेत्र ओपन होते हैं कि आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराते हैं या आप सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू करते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपका पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, आपका पाठ्यक्रम ये तय हुआ है। बातें समझ आ रही हैं? यानी कि आपका पाठ्यक्रम जो निर्धारित हुआ है, ये पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित हुआ है, और हर परीक्षा के साथ में ऐसा ही है। आप किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे तो वो एक अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद ही पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, और फिर उसमें निरंतर विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? चलिए, अब जैसे हमने कहा कि इसमें आपकी 10 इकाई हैं, जो पाठ्यक्रम आपने देखा भी होगा, उन 10 इकाइयों को यदि हम बांटने का प्रयास करें तो हम यदि सैद्धांतिक और व्यावहारिक, आप कह सकते हैं कि यदि हम अपनी इन इकाइयों का विभाजन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में करके देखें, तो प्रैक्टिकल में जब आप आएंगे तो आपकी जो इकाइयां हैं गणित वाली, जैसे गणित आपको पढ़ना है, आपके सामने रीजनिंग आएगा, आपके सामने आंकड़ों की व्याख्या, वाला, आपके सामने बोधगम्यता के जो यूनिट है, जो प्रश्न आएंगे 5, वो ये व्यावहारिक हो गए, आपकी प्रैक्टिकल हो गई। जब हम इधर थ्योरेटिकल इकाइयों की, थ्योरेटिकल यूनिट की बात करते हैं तो उसमें
संचार है आपका, या आपको लिखा मिलेगा संप्रेषण, कम्युनिकेशन। फिर आप इसमें पढ़ेंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। फिर आप देखेंगे शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति, उच्चतर शिक्षा प्रणाली इसमें शामिल है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली। फिर आप कहेंगे अनुसंधान, अनुसंधान या आप कह सकते हैं शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता। फिर एक इकाई है आपकी लोक विकास और पर्यावरण की, लोक विकास और पर्यावरण। बातें समझ पाए? तो यदि आप डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो आप ऐसे इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ कि आपकी कुछ इकाइयां इधर हो गई जो प्रैक्टिकल यूनिट्स आपकी आप कह सकते हैं हो गई, और ये हो गई आपकी थ्योरेटिकल। बिंदु स्पष्ट है, 6 इधर 4 उधर। बातें समझ आ गई? अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, नहीं की है तो अब कर लीजिए, कि हमने जिस क्रम में ये लिखा है ये क्रम वैसा नहीं है जैसा आपके पाठ्यक्रम में दिया गया होता है। आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति आपको दे दिया। बात समझ पाए? सबसे पहले आपको क्या दे दिया? शिक्षण अभिवृत्ति दे दिया, फिर आपको शोध दे दिया, फिर आपको बोधगम्यता वाले दे दिए कई। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? उसके बाद में आता है कि संचार आ गया, फिर आपका गणित आ गया, फिर रीजनिंग आ गया, फिर आपका डीआई आ गया। उसके बाद में जाकर आपका आप देखते हैं कि आईसीटी पढ़ने को मिलता है, फिर पर्यावरण वाली इकाई आ जाती है, फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली आता है। वो क्यों है, वो हमने इस क्रम में क्यों लिखा है और उसमें ऐसा क्यों दिया गया होता है, अभी समझ लेंगे। अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम देखते हैं, आपका सिलेबस जो आपको पढ़ना है, जो परीक्षक ने आपको दिया है। परीक्षक चाहता है कि एक विद्यार्थी इस परीक्षा में आने से पहले इस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर ले, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। बातें समझ पा रहे हैं? उस पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये एक निरंतर विकास की प्रक्रिया में रहता है हर परीक्षा का पाठ्यक्रम, और एक अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद ही पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। तो इस परीक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या हैं? यदि आप इस परीक्षा की आवश्यकताओं पर देखें, मैंने कहा आपके सामने 2 रास्ते होंगे। आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे या आप सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। ये 2 रास्ते होंगे। अब दोनों ही दृष्टिकोण से आप सोचिए, दोनों ही बिंदुओं के अनुसार आप सोचिए। 2 ही विद्यार्थी के अनुसार मान लीजिए, एक शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराता है और दूसरा सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है। ठीक है, तो जो शोध के क्षेत्र में जाना चाहेगा उसके पास में अनुसंधान को लेकर जानकारी होनी चाहिए, उसके पास में शोध को लेकर जानकारी होनी चाहिए, उसको यो अनुसंधान के दौरान किस प्रकार के तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर सकता है ये जानकारी उसके पास होनी चाहिए। यानी कि उसको कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में जानकारी हो, उसको अनुसंधान के बारे में जानकारी हो। वो विद्यार्थी जो अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा रहा है, तो उसको उच्चतर शिक्षा प्रणाली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो डिजिटल पहले हैं ये जानकारी उसको होनी चाहिए। बिंदु स्पष्ट है? अनुसंधान करने वाले विद्यार्थी का एक एप्टीट्यूड होना चाहिए जिसके लिए उसे मैथ, रीजनिंग और डीआई वाले प्रश्नों को हल करना चाहिए, तो वो आपके पाठ्यक्रम में है। अब एक सहायक प्राध्यापक वाले विद्यार्थी के अनुसार सोच लीजिए कि एक विद्यार्थी जो इस परीक्षा को पास करके सहायक प्राध्यापक बनना चाहता है, उस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो उसको विद्यार्थियों को पढ़ाना कैसे है, उसको एक अच्छा शिक्षक कैसे बनना है, अच्छा शिक्षक बनने के लिए उसे किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, इसके लिए उसको शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ना है। उसको अध्यापन की जो शिक्षक की जो तरीके हैं, जो वो कैसे उस कौशल को अर्जित कर सकता है, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट भी है। बात समझ पाए? एक साइंस भी है, कला भी है, विज्ञान भी है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। बातें समझ पा रहे हैं? उसको इसलिए शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ना है। फिर वो चूंकि उच्चतर शिक्षा से संबंधित विद्यार्थियों को वो पढ़ाएगा, तो उसको उच्चतर शिक्षा प्रणाली के बारे में भी जानना है। उसको विश्वविद्यालय क्या होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, राज्य विश्वविद्यालय के बारे में, सम विश्वविद्यालय के बारे में, निजी विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
बातें समझ पाए? वो शिक्षक बनेगा तो उसको सहायक सामग्रियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको मूल्यांकन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको मूल्यांकन पत्र कैसे बनाते हैं ये जानकारी होनी चाहिए। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? अब इन दोनों के लिए ही, जो शोधार्थी है और दूसरा जो शिक्षक, जो सहायक प्राध्यापक बनना चाहता है, इन दोनों के लिए ही संचार का होना आवश्यक है। इन दोनों को उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। जो शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराता है, भविष्य में जाकर वो किसी न किसी सेमिनार में वक्ता के रूप में भी जाएगा, तो उसे अपनी बातें कैसे रखनी है, उसे उत्तम संचारकर्ता कैसे बनना है, उसको अपने संप्रेषण को प्रभावी संप्रेषण कैसे बनाना है, अपनी उस प्रक्रिया को, ये आना चाहिए। तो इसलिए आपके पाठ्यक्रम में संप्रेषण भी है। बात समझ पा रहे हैं? फिर यही जब संप्रेषण तकनीक आधारित हो जाएगा तो आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे तकनीक आधारित संचार आपको पढ़ना है आईसीटी में भी। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब शिक्षक के अनुसार बात कर लें, जो सहायक प्राध्यापक बनने जा रहा है उसके अनुसार बात कर लें, तो एक अच्छे शिक्षक के लिए उत्तम संचारकर्ता होना भी आवश्यक है। ऐसा मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा शिक्षक है जिसको अपने विषय को लेकर एकदम अद्वितीय ज्ञान है, वो एकदम विद्वान है अपने विषय के, बहुत जानकारी है उनको, लेकिन क्या है कि वो अपनी बातें इस तरीके से नहीं रख पाते कि विद्यार्थी उसको सरलता के साथ में ग्रहण कर ले, विद्यार्थी उसको उसी वास्तविक अर्थ के रूप में समझ ले जिस अर्थ में उन्होंने वो जानकारी दी है। बात समझ पाए? तो ऐसे में उनका जो शिक्षण है वो प्रभावी नहीं रह जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए आपके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि संप्रेषण है, तो आपके पाठ्यक्रम की हर इकाई एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और दूसरी बात कि एक अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद आपका पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है। चाहे आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएं, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, या आप सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू करें, उन दोनों ही क्षेत्रों में आपको लाभान्वित करेगा यह पाठ्यक्रम। बिंदु स्पष्ट है? अब एक बार ये पाठ्यक्रम देख लेते हैं। जिन क्षेत्रों से प्रश्न निरंतर आ रहे हैं उनकी बात हम कर लेंगे, और फिर ये इकाई एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़ी हुई हैं ये बात भी हम करेंगे। और पढ़ने का जो क्रम है, हम देखते हैं कि हम फर्स्ट पेपर को पढ़ने का जो क्रम है, हमारा पढ़ने का क्रम ही गलत होता है। जैसे सिलेबस दिया गया है हम उसी क्रम में पढ़ते हैं कि हमको शिक्षण अभिव्यक्ति सबसे पहले दिया है, हम सबसे पहले शिक्षण अभिव्यक्ति पढ़ेंगे, वो क्रम ही गलत है। उसके बाद में हम शोध पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम में शोध दिया है दूसरे स्थान पर, इसलिए हम शोध पढ़ेंगे, वो पढ़ने का क्रम ही हमारा गलत है। वो उस समय पाठ्यक्रम जब निर्धारित हो रहा था, ये उस समय बनाया गया था कि भाई सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि इनको शिक्षण अभिव्यक्ति पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद में अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, फिर इनको समग्र ज्ञान की परीक्षा करनी है, फिर इनको तो इनको बोधगम्यता के प्रश्न दिए जाएं। बात समझ पाए? इस क्रम में धीरे धीरे करके विकास की लंबी प्रक्रिया के बाद ये पूरा पाठ्यक्रम तैयार हुआ है। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जो जिस क्रम में आपको पाठ्यक्रम दिया है, आपका अध्ययन, आपका अधिगम उसी क्रम में हो, वो क्रम ही गलत है। आपको बस ये समझना है कि कैसे हमारी यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और एक यूनिट में जो हम अधिगम करेंगे वो हमें अगली यूनिट में, अगली इकाई में कैसे लाभ देगा। बात समझ पाए? इस प्रकार से आप पाएंगे कि आपकी सारी यूनिट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभी हम आगे बात कर लेंगे किस प्रकार से ये इकाइयां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बातें समझ पाए? तो आपको अपने पाठ्यक्रम को देखने का एक नया नजरिया प्राप्त होगा, आप अपने अधिगम का तरीका बदल देंगे, आपको पढ़ने के लिए एक नया दृष्टिकोण मिल जाएगा। बातें समझ पाई? मैं पूरी तर्क के साथ में आपको चीजें बताऊंगा कि ऐसे ऐसे यहाँ ये आपकी इकाइयां, आपको इस इकाई को पहले पढ़ना है, इसके बाद ये इस इकाई में आपको लाभ देगा। तर्क के साथ चीजें बताऊंगा, आप उसको फिर देख लीजिएगा, उस अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे पास परीक्षक ने हमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पहले हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद में फिर एक एक करके कैसे इकाइयां जुड़ी हुई हैं हम वो बात कर लेंगे। पाठ्यक्रम को देखते समय मैं यही आपसे बता दूंगा कि आपके जो प्रश्न बन रहे हैं अभी वर्तमान में, वो ऐसे कौन से क्षेत्र है जहां से आपको निरंतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही कि आपके विषयों के सभी विषयों के लिए कॉमन सिलेबस है, फर्स्ट पेपर सबका एक जैसा है। ऐसे में जब परीक्षक को इतने सारे विषयों के लिए एक ही सिलेबस में से प्रश्न बनाने हो तो परीक्षक के सामने ये सिलेबस बहुत छोटा हो जाता है।
इसलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी 2 बार से लगातार मान लीजिए यहां से प्रश्न आ रहा है तो हर बार यहीं से प्रश्न आएगा। बात समझ पाए? ये पाठ्यक्रम फिर बहुत छोटा हो जाता है जब इतने सारे विषयों के लिए प्रश्न बनाने हो। बिंदु स्पष्ट है? लेकिन फिर भी हम बात कर लेंगे, जो ट्रेंड के अनुसार हम चीजें देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है शिक्षण। आपको शिक्षण के बारे में समझना है, आपको शिक्षा का वास्तविक अर्थ समझना है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता क्या है। क्या शिक्षा का अर्थ महज इतना है कि एक निर्धारित निश्चित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ लेना है, पढ़ लेने के उपरांत जीविकोपार्जन करना है, नौकरी करनी है? या शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए? तो शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, वो अवधारणाएं क्या हैं, वो आपको समझनी है, शिक्षण के उद्देश्य समझने हैं, और शिक्षण का स्तर, इसमें 3 स्तर आपको पढ़ने हैं। यहां से प्रश्न आता है स्मृति स्तर पर, कि जब सूचना, जानकारी, तथ्य जो होंगे विद्यार्थी उनको स्मृति में अंकित करता है, याद करता है। तो एक स्तर कौन सा है? स्मृति स्तर। दूसरा स्तर होता है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जब विद्यार्थी चीजों को स्मृति से आगे जाकर केवल याद न रखने से लेकर समझना शुरू करता है। और फिर तीसरा होता है चिंतन मनन वाला स्तर, जब विद्यार्थी के स्वयं के मौलिक विचारों का विकास होता है और विद्यार्थी के पास खुद के विचार होते हैं फिर किसी बिंदु को लेकर। बात समझ पाए? तो पहले विद्यार्थी, ये 3 स्तर हम पढ़ेंगे, स्मृति स्तर, बोध स्तर या अवबोध स्तर भी लिखा मिल सकता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा होता है चिंतन स्तर। यहां जैसे आप देखेंगे स्मरण शक्ति यानी कि स्मृति स्तर पर, दूसरा समझ, और तीसरा है विचारात्मक यानी कि चिंतन स्तर, जहां विद्यार्थी के स्वयं के मौलिक विचारों का विकास होता है। बातें समझ आ रही हैं आपको? यहां से प्रश्न आता है। फिर शिक्षण की विशेषताएं आपको जाननी है और शिक्षण की मूल अपेक्षाएं क्या हैं। जैसा मैंने कहा, व्यवहार में परिवर्तन। बात समझ पा रहे हैं? व्यवहार में परिवर्तन, क्या शिक्षण की केवल इतनी अपेक्षा है जो हम अभी के समय में जो हम समझते हैं, इस परिवेश में जो हम समझते हैं कि हमें एक निर्धारित निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना है, परीक्षा में सफल होना है, उसके बाद में हमें नौकरी करनी है? क्या केवल ये अपेक्षा है, या समाज की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं? जो शिक्षण की जो कुल मूल अपेक्षाएं हैं, व्यवहार में परिवर्तन आना, संवेदनशील बनना, नैतिक मूल्य वाला व्यक्ति होना, एक ज्ञान वाला समाज बनाना, या ये अपेक्षाएं होती हैं? ये सारी बातें हमको पढ़नी है शिक्षण अभिवृत्ति में, शिक्षण वाले बिंदु में। बिंदु स्पष्ट हुआ? दूसरा बिंदु हमारे सामने इसमें पाठ्यक्रम में दिया गया है, शिक्षार्थी की विशेषताएं। और शिक्षार्थी की विशेषताओं में किशोर और वयस्क, इन दोनों शिक्षार्थी की विशेषताएं। वैसे हम शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ते समय हमें जो अवस्थाएं हैं प्रारंभिक अवस्था में, वो सारी हमको, माने कि बाल्यावस्था की बात आ जाएगी, तो हमें सारी अवस्थाओं को लेकर पढ़ना है। उस अवस्था में विद्यार्थी की विशेषताएं जो होती हैं, उसके जो गुण होते हैं, वो सारे जानने हैं, और उन अवस्थाओं के अनुसार विद्यार्थी को पढ़ाने के जो तरीके होते हैं वो हमको जानने हैं। बातें समझ आ रही है यहां तक की? फिर इसमें हम जब विशेषताओं की बात करेंगे तो शैक्षिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो और संज्ञानात्मक हो। फिर एक बिंदु हमको पढ़ना है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये एक शिक्षक के लिए बेहद आवश्यक होता है कि वो अपनी कक्षा में जो उपस्थित विद्यार्थी हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानता हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानता हो, क्योंकि एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो कक्षा में सभी को एक साथ लेके चलते हैं। उनके लिए कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी एक जैसा है। बातें समझ आ रही हैं? लेकिन जब हम यहाँ व्यक्तिगत भिन्नताओं को पढ़ेंगे तो यहाँ हम समझेंगे कि हर विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता अलग होती है। आपने देखा भी होगा, आप अपने व्यवहारिक अनुभव से सोच लीजिए कि कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जिसको तथ्यात्मक चीजें बहुत आसानी से याद हो जाती है, बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, लेकिन उसको अवधारणात्मक चीजें जो होती हैं, जो कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, वो आसानी से समझ में नहीं आती। एक विद्यार्थी ऐसा हो सकता है जिसको कंसेप्चुअल चीजें बहुत आसानी से समझ आते हैं, लेकिन उसको फैक्ट याद नहीं रहते, वो लंबे समय तक तथ्यों को याद नहीं रख पाता है। बात समझ आ गई? या आप देखेंगे इसी में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम समझेंगे कि प्रत्येक कक्षा में सामान्यतः 3 स्तर विद्यार्थियों के देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसमें प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी, एक स्तर हो गया। दूसरा वर्ग होता है औसत बुद्धि वाले विद्यार्थी, और तीसरा होता है जो औसत से कम बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं।
बातें समझ पाए? तो जब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन पत्र को लेकर तो वहां भी हम ये बात कर रहे होंगे कि एक मूल्यांकन पत्र जो एग्जाम पेपर होता है उसका निर्माण ऐसे किया जाना चाहिए कि वो कक्षा के हर स्तर के, हर वर्ग के विद्यार्थियों के अनुकूल हो। बातें समझ आ रही है यहां तक की? तो जैसे मैंने कहा कि एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको कंसेप्चुअल चीजें आसानी से और जल्दी समझ आ जाती हैं। दूसरा विद्यार्थी ऐसा है जिसको तथ्यात्मक चीजें आसानी से और लंबे समय तक याद रह जाती हैं। तो इन दोनों विद्यार्थियों की क्षमताएं अलग अलग हैं। बातें समझ पा रहे हैं? तो कक्षा में एक शिक्षक को, जैसे ही कक्षाएं अपनी आरंभ करते हैं तो शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का अनुमान लग जाता है। तो वो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, ये जन्म से कुछ गुण लेकर जो विद्यार्थी, एक बालक पैदा होता है, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। बातें समझ पाए? तो यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर एक बिंदु आपको पढ़ना है शिक्षण प्रभावक तत्व। शिक्षण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं। अब शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन है? एक तो शिक्षक स्वयं है, दूसरा वो शिक्षार्थी स्वयं है, और तीसरा है जो सहायक सामग्री होती है वो भी। एक शिक्षक भी शिक्षण को प्रभावित कर सकता है, एक विद्यार्थी भी शिक्षण को प्रभावित कर सकता है। सहायक सामग्री हो गई, अनुदेशात्मक सुविधाएं हो गई, शैक्षिक वातावरण हो गया, और संस्था। इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक तो प्रश्न आपके जो शिक्षण है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, अधिगम क्या होता है, जो अधिगम करने वाला है, जो शिक्षार्थी है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बातें समझ पा रहे हैं? तो ये इकाई आपको पढ़नी है, ये बिंदु आपको पढ़ने हैं। फिर इसमें आपको उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। अब देखिए, चूंकि आप यदि अनुसंधान के क्षेत्र में जाते हैं या सहायक प्राध्यापक बनकर अपनी सेवाएं देते हैं तो भी आपके लिए जानना आवश्यक है कि उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति क्या क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, ये जानना है। यहां आप पढ़ रहे होंगे कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति। अध्यापक केंद्रित का मतलब हुआ जिसमें अध्यापक केंद्र में है। जैसे आप देखते होंगे जो विश्वविद्यालय स्तर पर चीजें चलती हैं, लेक्चर मेथड, कि शिक्षक आएंगे, शिक्षक अपना व्याख्यान देंगे और शिक्षक चले जाएंगे, जिसमें विद्यार्थी निष्क्रिय भूमिका में रहते हैं। बातें समझ पा रहे हैं? फिर वर्तमान का जो हमारा आधुनिक परिवेश है, जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षार्थी केंद्रित अब हो गई है। शिक्षार्थी केंद्रित का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी केंद्र में रहता है। विद्यार्थी को किस पद्धति से, किस विधि से समझ में आ रहा है, वो विधि बेहतर है। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो आपको अध्यापक केंद्रित विधियां पढ़नी है, विद्यार्थी केंद्रित विधियां जो है वो पढ़नी है। फिर ऑफलाइन आप पढ़ेंगे और ऑनलाइन की, ऑफलाइन पद्धतियां, ऑनलाइन पद्धतियां, इनके बारे में यही हम पढ़ रहे होंगे। स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में, मूक्स के बारे में। बातें समझ पा रहे हैं? इस पर ध्यान रखिएगा कि हमने कहा स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स, क्योंकि यही बातें आपको आईसीटी पढ़ते समय, यही बातें जो डिजिटल पहल वाली बात आएगी, आपको उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ते समय ये चीजें आएंगी। तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा कि कैसे आपकी जो इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बातें समझ आ रही हैं? चलिए, फिर अगला बिंदु है शिक्षण सहायक प्रणाली। जब शिक्षण सहायक प्रणाली की बात आएगी तो परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित, यहां से प्रश्न बनते हैं। बातें समझ पाई? अब यहां पुनः आईसीटी आ गया, तो आईसीटी यहां है, आईसीटी आपको एक अलग से इकाई पढ़नी भी है। बातें समझ आ रही? अब आप समझ पा रहे होंगे कि पाठ्यक्रम कैसे जुड़ा हुआ है, आगे विस्तार से बात हो जाएंगी। अगला बिंदु है इसमें जो आपको पढ़ना है, मूल्यांकन प्रणालियां आपको पढ़नी है। मूल्यांकन के तत्व आपको पढ़ने हैं कि मूल्यांकन के तत्व क्या हैं, मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं। फिर आपको उच्चतर शिक्षा में जो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन है, जो भी हाल में शुरू हुआ, वो आपको जानना है। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बारे में पढ़ना है। और जो इनोवेशंस हैं, मूल्यांकन पद्धतियों में जो नवाचार हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में है। एक मूल्यांकन पत्र तैयार करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें हम यहाँ सीख रहे होंगे। यानी कि हम समग्र और सतत मूल्यांकन वाली जो बात है, सीसीई वाली जो बात है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन वाली बातें, वो हम यहाँ पढ़ रहे होंगे। बातें समझ आ गई? यानी कि शिक्षा को लेकर,
शिक्षा हो गई, शिक्षण आपका अधिगम हो गई, शिक्षार्थी के बारे में जानकारी हो गई, प्रभावी शिक्षण कैसे होगा, यह एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, किन बातों को ध्यान में रखना होता है, कक्षा के दौरान भी, कक्षा से पहले भी और कक्षा के बाद भी, वो सारी बातें हम यहाँ शिक्षण अभिवृत्ति में पढ़ रहे होंगे। यानी कि आपके पाठ्यक्रम में ये इसलिए है कि आपको एक शिक्षक बनने के लिए जो एक बुनियाद है वो आपकी बन जाए, आपको एक पृष्ठभूमि का निर्माण आपका हो जाए, आप सहायक प्राध्यापक बने उससे पहले आपको अध्यापक के बारे में, अध्यापन के बारे में, अधिगम के बारे में जानकारी हो जाए। बिंदु स्पष्ट है? ये हमें शिक्षण अभिवृत्ति में पढ़ना है। दूसरी इकाई है हमारी शोध अभिवृत्ति, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आप अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं जो विद्यार्थी, तो उन्हें अनुसंधान के बारे में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इस परीक्षा में जब आप जाएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है दो बातें, एक तो शोधार्थी वाली और दूसरी सहायक प्राध्यापक वाली। बातें समझ पा रहे हैं? यानी कि जैसे आप देखेंगे जब आप अपना पीएचडी में पंजीकरण करा लेते हैं, आप एक शोधार्थी के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं, उसके बाद भी आपका कोर्स वर्क होता है जिसमें आपको अनुसंधान को लेकर तमाम चीजें सिखाई जाती हैं। यहां आप जितना पढ़ेंगे उससे बहुत आगे, बहुत विस्तार के साथ चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वहां और यहां अंतर क्या रहेगा कि आप जब तक इस परीक्षा में जाएं, आप जब किसी विश्वविद्यालय में जाएं अपना सिनॉप्सिस लेकर, तो आपको अनुसंधान के बारे में एक सामान्य जानकारी हो, आपको शोध के बारे में एक सामान्य जानकारी हो। बातें स्पष्ट है मेरी? तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको इसमें शोध के बारे में जानना है, शोध का अर्थ क्या होता है, शोध के प्रकार कितने हैं, शोध की विशेषताएं क्या हैं, फिर आपको पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद एवं शोध के उत्तर प्रत्यक्षवादी उपागम जानने हैं कि भाई जो हम निरीक्षण वाली बात है, या हम किसी भी चीज को तब जानेंगे, पहले तब मानेंगे जब उसको जान लेंगे। अनुसंधान यही कहता है कि केवल हम तब यकीन करेंगे जिस चीज का हम प्रयोग परीक्षण कर सकते हैं। बातें समझ आ रही हैं? तो पॉजिटिविज्म के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो अप्रोच है उसके बारे में। फिर यहां से प्रश्न आपको निरंतर देखने को मिलेगा शोध पद्धतियों से, शोध पद्धतियों से प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रयोगात्मक है, विवरणात्मक है, ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धतियां जो हैं वो हमें पढ़नी है। बातें समझ आ रही हैं यहां तक की? फिर आपको स्टेप्स क्या है, चरण क्या है, सोपान क्या है अनुसंधान के, कि एक यदि कोई विद्यार्थी किसी क्षेत्र विशेष को लेकर किसी विषय में अनुसंधान करना चाहता है तो उसके चरण क्या होंगे, सबसे पहले वो कौन सा कार्य करेगा, उसके बाद कौन सा कार्य करेगा, उसके बाद क्या चीजें होंगी, ये आपको जानना है। कई बार यहां से सीधे सीधे प्रश्न बनता है अनुसंधान के चरण से, कई बार वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता है, कई बार ये होता है कि शुरुआती 2 स्टेप हटा देता है, अंतिम वाले स्टेप देता है और पूछता है इनका क्रम बताइए। बातें समझ आ रही है? यहां से जो प्रश्न बनते हैं आप देखेंगे आपके प्रश्न कई प्रकार से बनते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनेगा कि ऊपर एक प्रश्न आपको दिया, नीचे 4 विकल्प है, उन्हीं में से चुन के आप सही जवाब दे दीजिए। दूसरा प्रश्न आपका बनता है कूट वाला, 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, सारे सही, 1 2 सही, ऐसे वाला। फिर एक प्रश्न आपका बनता है कथन कारण वाला, कि आपको एक कथन दिया गया, नीचे फिर कारण दिया गया है, तो कथन सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, या कथन सही है कारण गलत है, या कारण सही है कथन गलत है। दूसरा एक प्रकार प्रश्न बनता है जिसमें 2 कथन दिए जाते हैं कि कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। एक प्रकार आपके प्रश्नों का होता है जिसमें 2 तालिका दी जाती हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बातें समझ आ रही हैं? वो जब यहां आप सैंपल कलेक्ट करने वाली बात करते हैं तब तो वहां से वो तालिका वाला प्रश्न बनता है। बिंदु स्पष्ट हो गया यहां तक का? फिर आपको इसमें पढ़ना है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन कि उसके फॉर्मेट के बारे में, संदर्भ की शैली के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बातें समझ पा रहे हैं? जितना पाठ्यक्रम आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं अनुसंधान का, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो इसी में हिडन है, जो इसी में छिपी हुई हैं। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? चलिए अगला बिंदु है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। अभी हमने देखा था कि शिक्षण अभिवृत्ति से भी आईसीटी जुड़ा हुआ है, अभी हमने यहां बात की कि अनुसंधान में भी आईसीटी का अनुप्रयोग।
तो अनुसंधान में भी कंप्यूटर का, इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पे जाके आप सिनॉप्सिस पढ़ते हैं, थीसिस पढ़ते हैं, जैसे शोध गंगा है, या हम कहते हैं जैसे शोध गंगा पर जाकर आपको थीसिस पढ़ने को मिल जाएंगी। बातें समझ पा रहे हैं? शोध गंगोत्री पे जाकर आपको चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर एक है शोध नैतिकता। यहां से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, रिसर्च एथिक्स क्या है? देखिए, जब हम सामान्य रूप से एथिक्स की बात करते हैं तो एथिक्स का अर्थ क्या होता है कि किसी भी तरीके से हमें जो नैतिक आचरण है उनका उल्लंघन नहीं करना है। जैसे हम ये कहें झूठ नहीं बोलना। ठीक है, अनुसंधान में नैतिकता वाला बिंदु क्या है कि जब हमने अनुसंधान यदि हम कह रहे हैं तो अनुसंधान का सहज अर्थ है मौलिकता। यानी कि या तो आप अनुसंधान करके, शोध करके किसी नए सिद्धांत को स्थापित करेंगे, कोई नया तथ्य प्रकाश में लाएंगे, या दूसरा पहले से स्थापित सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मतलब किससे रहेगा? मतलब रहेगा मौलिकता से। मौलिकता से कि आप चीजों को मौलिक रूप से, यानी कि आप कुछ नई चीजें प्रकाश में लाएंगे जो पहले से जानकारी में नहीं थी। बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कोई महात्मा गांधी पर रिसर्च करना चाहता है, अनुसंधान करना चाहता है, तो वो कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी जानकारी प्रकाश में लाएगा जो पहले से किसी को नहीं है। बिंदु स्पष्ट है? यानी कि अनुसंधान की जब बात आएगी तो ध्यान रखना है मौलिकता। जब हम इसको नैतिकता के साथ में बात कर रहे हैं तो यानी कि इसमें कई बार क्या होता है कि आप इसके साथ बहुत व्यवहारिक रूप में परिचित होंगे जब आप कोर्स वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि निरंतर आपके सामने प्लेगरिज्म वाली बात आएगी। जब आप आर्टिकल लिखेंगे, आप रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे, तो आपके सामने निरंतर प्लेगरिज्म, ये शब्द आपके सामने आता रहेगा। साहित्यिक चौर्य, ये शब्द आपके सामने निरंतर आता रहेगा। इसके लिए कि हमें वो कार्य नहीं करने हैं कि किसी अन्य व्यक्ति का कार्य था और हमने उसको अपना कार्य बताकर अपने लेख में शामिल कर लिया, उसको बिना क्रेडिट दिए, उसकी बिना जानकारी के। बातें समझ पाए आप यहां तक की? यानी कि किसी और की सामग्री हमने अपने नाम से प्रकाशित करा दी, या किसी और की सामग्री से हमने तथ्य उठाए और उनको अपने तथ्य बताकर प्रकाशित करा दिया। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो किसी अन्य के काम को अपना काम नहीं बताना है। कुछ जैसे आपको 10% तक तो माफी रहती है कि 10% तक तो कॉपी हो सकता है, उतनों शब्दों को लेकर भी 10% तो वो शब्द ही बैठ जाते हैं कि इतने शब्द तो सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन इससे आगे कितना दंड निश्चित किया गया है, कितने समय तक आपको फिर उसको लिखकर वापस जमा करना है, कब ऐसा होगा कि आपको रोक दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा कि अब आप सबमिट नहीं कर सकते, वो सारी बातें हम यहां पढ़ रहे होंगे। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो अनुसंधान में इन बातों को हम पढ़ रहे होंगे। फिर तीसरी इकाई है आपकी बोधगम्यता। कई बार आप देखेंगे अपठित गद्यांश लिखा रहता है, कई बार परिच्छेद लिखा रहता है। ये क्या है? यहां क्या होगा कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, ठीक है, और उस पैसेज पे आधारित 5 आपसे प्रणालीगत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका विद्यार्थी को उत्तर देना होता है। जब इस पैसेज को पढ़ते हैं तो उस पैसेज को पढ़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको बहुत सैद्धांतिक, या हम ये कहें कि आपने जितनी अधिक चीजें पढ़ी होंगी उतना बेहतर होगा आपके लिए पैसेज को समझना। क्यों? क्योंकि परीक्षक ये मानकर आपको पैसेज देता है कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा, और यही आपको करना भी है परीक्षा में। आपको एकदम पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इन प्रश्नों को हल करना है, पैसेज को पढ़ना है, ये मानकर चलना है कि मैंने ये पैसेज आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, इस परीक्षा भवन में बैठकर, इस परीक्षा कक्ष में बैठकर मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूं। जबकि ऐसा होगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है, वहां से पैसेज है, लेकिन पैसेज असल में आपके समग्र ज्ञान की जांच करने के लिए होता है, आपके समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए होता है। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? एक शोधार्थी के लिए आवश्यक होता है ये। कैसे? जब हम सहायक प्राध्यापक के अनुसार बात करें तो उसके लिए भी ये आवश्यक होता है। उसके ज्ञान की, उसके समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए पैसेज आवश्यक होता है। इसलिए आप देखेंगे कि आपका जो विषय होगा, आपके विषय में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे पैसेज से, जो भी विषय आपका होगा।
बात समझ पा रहे हैं? क्यों? ताकि आपके समग्र ज्ञान का मूल्यांकन हो जाए। अब शोधार्थी के अनुसार सोच लीजिए कि इसमें क्या होगा कि आपको एक ऐसा पैसेज दे दिया जाएगा, एक ऐसे गद्य का अंश दे दिया जाएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा। उसको पढ़ लेने के बाद एक शोधार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वो उस लेखक के, जिसने इसको लिखा है, उसके विचारों के साथ तालमेल स्थापित कर पाता है या नहीं। बातें समझ पा रहे हैं? वो उस पैसेज का भाव, जो उस पैसेज का भाव है, उसको समझ पाता है या नहीं। बातें समझ आ रही हैं? पहले थोड़ा सरल होता था ये, जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी दिसंबर 2018 से पहले, तब तो ये होता था कि आपके सामने पेपर रहेगा, आप उसको ना पलट कर देख सकते हैं और जल्दी पढ़ सकते हैं, समझ में भी आ जाएगा। और पहले थोड़ा सा प्रश्न भी सरल होते थे कि आपको लगभग सारे प्रश्न पैसेज में ही मिल जाते थे प्रत्यक्ष रूप से। अभी क्या है, दो मुश्किलें हैं। एक तो ये कि आपको वो पैसेज इतना बड़ा रहता है, एक स्लाइड पे पूरा आता नहीं है, आपको स्लाइड में पीछे जाना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है, उसमें समय भी अधिक लगता है, उस समझने में भी कठिनाई होती है। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे कि अधिक से अधिक 3 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आपको पैसेज में या पैसेज पढ़कर उसके भाव से समझ में आ जाएंगे, और प्रत्यक्ष रूप से यदि सूचना वाला कोई प्रश्न है तो आपको सीधे पैसेज में मिल जाएगा। लेकिन कोई 2 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे कि जब तक आप लेखक के साथ में, उस लेखक ने जब इस पैसेज को लिखा है, उन विचारों के साथ में तालमेल नहीं बैठाएंगे, आप पैसेज के भाव को नहीं समझेंगे, तब तक आप उन 2 प्रश्नों को तो हल नहीं कर पाएंगे। बातें समझ पा रहे हैं? तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो प्रकृति है, ये एक साथ सबसे सरल और सबसे कठिन दोनों है। यदि आप लेखक के विचारों के साथ अपना तालमेल स्थापित कर लिए तब तो एकदम सरल हो जाएगा, और यदि आप लेखक के भाव को नहीं समझ पाए, उसके विचारों के साथ में तालमेल नहीं स्थापित कर पाए, तब ये सबसे कठिन हो जाएंगे प्रश्न। बातें स्पष्ट हो रही है यहां तक की? तो ये अब एक शिक्षक के अनुसार सोचिए, एक सहायक प्राध्यापक के अनुसार सोचिए कि कोई अध्यापक कक्षा में है और विद्यार्थी उसके सामने एकदम अचानक ही कोई ऐसा गद्यांश ले आए, कोई ऐसा टेक्स्ट ले आए जो शिक्षक ने पहले नहीं पढ़ा है, लेकिन शिक्षक को पढ़कर उसे समझाना है विद्यार्थी को कि मुझे इसके भाव नहीं समझ में आ रहे। बातें समझ पा रहे हैं? तो इसलिए ये एक शोधार्थी के भी और सहायक प्राध्यापक के भी समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए आपके पाठ्यक्रम में है। चलिए, अगली इकाई आपकी है संप्रेषण या संचार, कम्युनिकेशन। सामान्य शब्दों में आप कहेंगे कि संचार मतलब हुआ बातचीत करना। हम 2 व्यक्तियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, समूह के साथ में बातचीत कर रहे हैं, कई बार हम अकेले स्वयं के साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो संचार है। बातें समझ पाए? अब आप अनुमान कीजिए कि एक शोधार्थी के लिए संचार कितना महत्वपूर्ण है, एक सहायक प्राध्यापक के लिए संचार कितना महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य अपने जीवन की आयु का लगभग 70% से कुछ अधिक समय दूसरों के साथ में संचार करने में व्यतीत कर देता है। बातें समझ पा रहे हैं? तो आप समझेंगे कि संचार हमारे लिए कितना जरूरी है। बिना संचार के आप पाएंगे कि हमारी गतिविधियां होंगी नहीं, हमारे सारे व्यवसाय, उद्योग धंधे, कंपनियां सब ठप हो जाएंगी। बातें समझ पाए? तो हमारे लिए संचार जरूरी से अधिक मजबूरी है। संचार के बिना हमारे कार्य होंगे ही नहीं, हमारी सारे क्रियाकलाप ठप हो जाएंगे, तो संचार तो हमारे लिए मजबूरी है। तो आपके पाठ्यक्रम में एक शोधार्थी के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है, एक सहायक प्राध्यापक के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है, इसलिए यह आपके पाठ्यक्रम में है। बातें समझ आ रही है एकदम स्पष्ट? चलिए, अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आपको संप्रेषण के बारे में पढ़ना है, संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के अभिलक्षण, संप्रेषण की विशेषताएं क्या क्या है, ये जानना है। फिर आपको प्रभावी संप्रेषण के बारे में पढ़ना है, चाहे वो वाचिक है या गैर वाचिक, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। बातें समझ आ रही है यहां तक की? फिर आप अंतः सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण और कक्षा संप्रेषण, आप देखेंगे कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे ही कक्षा संप्रेषण आया, शिक्षण अभिवृत्ति जुड़ गया। बातें समझ पा रहे हैं? एक शिक्षक को कक्षा में, देखिए कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी, इन दोनों के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होना आवश्यक होता है, तब जाके, मतलब आप ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होना आवश्यक है।
बातें समझ पा रहे हैं? अब यदि एक शिक्षक ऐसे हैं जो अपने विषय में तो एकदम विद्वान है, लेकिन वो विद्यार्थियों के साथ में जब अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं तो अपनी बातें इस रूप में नहीं रख पाते, या विद्यार्थी उनकी बातों को अच्छे से नहीं समझ पाते। जिस वास्तविक अर्थ के साथ वो किसी अवधारणा को स्पष्ट कर रहे हैं शिक्षक, विद्यार्थी उसको किसी अन्य अर्थ में समझ लेते हैं। सारा कियोस इसी चीज का तो है वर्तमान में। आप निरंतर देखते होंगे कि हमने हमारे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। वो क्या है? जब हम कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो गया। बातें समझ पा रहे हैं? तो एक शिक्षक का जो कक्षा में संप्रेषण है वो प्रभावी होना चाहिए। यदि शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होगा तो ये तय मानिए, निश्चित है कि शिक्षक का शिक्षण भी प्रभावी होगा। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? यानी कि एक शिक्षक अपनी बातों को जिस अर्थ के साथ में विद्यार्थियों तक संप्रेषित कर रहे हैं, विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, विद्यार्थी उसी अर्थ के साथ उन बातों को ग्रहण करे, ये गुण भी शिक्षक का होना चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण में यहां से प्रश्न निरंतर देखते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। बातें समझ आ रही है यहां तक की? चलिए अगला बिंदु है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, या इसको हम पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं शोर। यानी कि एक जैसे संप्रेषण की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया आरंभ हुई, ये एक प्रक्रिया है। इसमें दो भागीदार भी हो सकते हैं, दो से अधिक भागीदार भी हो सकते हैं, और एक अकेला व्यक्ति भागीदार हो सकता है। बातें समझ पा रहे हैं? जैसे आप बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे कि संचार या जब संप्रेषण की प्रक्रिया कम से कम दो लोगों के साथ होती है। इसको व्यवहारिक होकर आप समझिए कि क्या हम खुद से बातचीत नहीं करते? आपने देखा होगा कि हम कई बार केवल स्वयं से बात करते हैं कि हे ईश्वर इस बार मेरे अच्छे मार्क्स दिला दे, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं। वो स्वयं के साथ भी तो संचार कर रहे हैं, बातचीत तो वहां भी हो रही है। बातें समझ पा रहे हैं? तो यदि दो व्यक्तियों के मध्य यदि संचार हो रहा है मान लीजिए, और ए से एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, वो किसी भी प्रकार की बाधा कोई आ रही है जो इन दोनों के बीच में संचार में बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शोर कहते हैं। संचार पढ़ते समय बाधा है वो। जैसे बात कर रहे हैं, पीछे से ट्रैफिक की आवाज आ रही है, कोई हॉर्न बजा रहा है, ये एक बाधा है। एक किसी सरकारी कार्यालय में मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, पीछे से कीबोर्ड की खट 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 की आवाज आ रही है, वो भी एक बाधा है। बातें समझ पा रहे हैं? एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में बीच बीच में कोई व्यक्ति चाय कॉफी लेकर आ रहा है, वो भी एक बाधा है। एक व्यक्ति जिसको बात करनी है, जो संचार की प्रक्रिया में है, लेकिन उसके सर में दर्द, उसके सर में दर्द हो रहा है बहुत, उसको सर दर्द है, या वो किसी अन्य तकलीफ में है, तो वो भी एक प्रकार की बाधा है। बातें समझ पा रहे हैं? तो ये हम बाधाओं को लेकर पढ़ेंगे कि जिनकी वजह से संचार की प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो पाती है। बिंदु स्पष्ट है? अगला बिंदु जन मीडिया एवं समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जन मीडिया और समाज, इसमें हम कई सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। इसमें हम सिनेमा की जो संस्थाएं हैं उनको लेकर भी बात करेंगे, दूरदर्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, रेडियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये हिडन चीजें हैं जो इसमें छिपी हुई हैं, डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दी हुई, लेकिन हमको पढ़ना है, वहां से प्रश्न बने हैं, बनते भी हैं। बिंदु स्पष्ट है? अगली इकाई आपकी गणितीय तर्क एवं अभिवृत्ति की है। अब एक शोधार्थी के लिए भी और एक अध्यापक के लिए भी, सहायक प्राध्यापक के लिए भी एक सामान्य गणित की जानकारी होना आवश्यक है। तो आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको तर्क के प्रकार पढ़ने हैं। जैसे ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, ये आपने पहले पढ़ा है। फिर गणितीय अभिवृत्ति, इसमें अंश के क्वेश्चन है, समय और दूरी के प्रश्न, अनुपात समानुपात के प्रश्न, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज, छूट, औसत, ये प्रश्न ये आपने पहले भी पढ़े हैं। वही एक सामान्य जानकारी आपको इनकी होनी चाहिए, आपको इसमें अभ्यास करना है। तो जब आप इसमें अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो ये सारा ज्ञान आपका जाके कहां आपको लाभान्वित करेगा? जब आप डीआई के प्रश्नों को हल करेंगे। ये इकाई आपकी डीआई से जाके जुड़ जाएगी। आप देखेंगे कि आप डीआई के प्रश्नों को हल करते समय जब आपको आंकड़े कुछ दिए जाएंगे, मान लीजिए दो कंपनियां दे दी कि इन दो कंपनियों का इस वर्ष से इस वर्ष तक का उत्पादन इतना है,
बिक्री इतनी है, लाभ इतना है, हानि इतनी है, फिर आपको दोनों का प्रतिशत बताना होता है कि किसको किससे कितना प्रतिशत अधिक लाभ हुआ, कितना प्रतिशत अधिक हानि हुई, या दोनों के साथ में फिर औसत लाभ कितना है, औसत हानि कितनी है। तो यहाँ जो आप पढ़ रहे होंगे प्रतिशत में, यहाँ जो पढ़ेंगे आप औसत में, इसी ज्ञान का उपयोग आपका हो जाएगा डीआई पढ़ते समय। बातें समझ आ रही है यहाँ तक की? चलिए, रीजनिंग, युक्ति युक्त तर्क, लॉजिकल रीजनिंग, इसके बारे में कहा जाता है कि एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है। ये एक मुहावरा हो गया एलिफेंट इन द रूम। ये एक बहुत बहुत बड़ा पाठ्यक्रम हो गया है अब आपका। जैसे इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? युक्ति के ढांचे का बोध, यानी कि युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा के प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग। फिर दूसरा बिंदु है इसमें, यहां से प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलता है, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं। फिर एक वेन आरेख वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुविध प्रयोग करना होता है। यहां से प्रश्न आता है। फिर इंडियन लॉजिक से और वेस्टर्न लॉजिक से प्रश्न बनते हैं। तो भारतीय तर्क शास्त्र से ज्ञान के साधन, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको प्रमाण पढ़ना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना और प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। तो आपको इंडियन लॉजिक भी पढ़ना है, आपको वेस्टर्न लॉजिक भी पढ़ना है। बातें समझ आ रही हैं? बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम है इसका, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि एलिफेंट इन द रूम। चलिए, अगली इकाई है आपकी आंकड़ों की व्याख्या। 7वीं इकाई आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन, जो हमने अभी बात की। तो यहाँ क्या करना है, जो आपका गणित में जो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो औसत के प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, प्रतिशत के प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, उसी जो आप सामान्य जो बेसिक कैलकुलेशन आप वहां सीखेंगे, उसका प्रयोग आप यहाँ कर पाएंगे डीआई में। चलिए, यहाँ आपको पढ़ना होता है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, जैसे बार चार्ट में आ सकता है, हिस्टोग्राम में, पाई चार्ट में, टेबल चार्ट में, रेखा चार्ट में। इसमें इस तरीके से आपको आंकड़े दिए गए होंगे, ठीक है। उन आंकड़ों के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को आपको हल करना है और सही विकल्प का चयन करना है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और शासन, बिंदु स्पष्ट हुआ। 8वीं इकाई है आपकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको तकनीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप शोधार्थी हो, चाहे आप सहायक प्राध्यापक हो, तकनीक से परिचय आपका होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न कैसे रहते हैं, जैसे आपसे आईसीटी में प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर को लेकर, तो कंप्यूटर की एब्रीविएशंस आपको पता होनी चाहिए। जो शब्दावली है उसके बारे में आपको जानकारी हो, रैम की फुल फॉर्म हो गई, रोम की फुल फॉर्म हो गई, ये क्या होता है, सीडी रोम क्या है, डीवीडी रोम क्या होता है, यूएसबी क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, ये जानकारी आपको हो। कंप्यूटर से संबंधित इनपुट यूनिट कौन सी होती हैं, आउटपुट यूनिट कौन सी होती हैं, कंप्यूटर के बारे में एक सामान्य जानकारी, ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। बातें समझ आ रही हैं? तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आईसीटी में, एक सामान्य संक्षिप्तियां जो एब्रीविएशन है, शब्दावली जो टर्मिनोलॉजी है, फिर इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल से लगातार 3 बार से प्रश्न बन रहा है, फिर दृश्य श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहीं पे हम पढ़ते हैं कि तुल्यकालिक संचार क्या होता है, अतुल्यकालिक संचार क्या होता है। बातें समझ पा रहे हैं? उच्चतर शिक्षा में डिजिटल पहले ये आ गया। अब ये डिजिटल पहले, अब देखिए आप स्वयं प्रभा मूक्स शिक्षण अभिवृत्ति में पढ़ते हैं, आप यही डिजिटल पहले आपको उच्चतर शिक्षा प्रणाली में और विस्तार से पढ़नी है, चाहे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के बारे में हो, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर हो, ई यंत्र को लेकर हो, ज्ञान कोश को लेकर हो, बहुत सारी डिजिटल पहले आपको उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पढ़नी है। जैसे ही आप डिजिटल पहलों की बात करेंगे, इसका मतलब है कि आप आईसीटी के साथ में जुड़ जाएगी वो इकाई। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? वो फिर आपको पढ़ना है आईसीटी और शासन। यहां से भी आपको आईसीटी एंड गवर्नेंस से भी एक प्रश्न रहता है। चलिए, आपकी अगली यूनिट है 9वीं, लोक विकास और पर्यावरण।
अब आप देखेंगे जैसे पर्यावरण, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आईएएस की परीक्षा में पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या हमारे इस पाठ्यक्रम के अनुसार, हमारे इस परीक्षा के अनुसार पर्यावरण के जो अध्ययन करने का जो स्तर होगा या जो प्रश्नों का स्तर होगा, क्या वो वैसा ही रहेगा, उसमें बदलाव होगा? तो हमारे पढ़ने का स्तर, यानी कि यहां आप देखेंगे कि आपको एक सामान्य नागरिक होने के नाते जितनी जागरूकता होनी चाहिए पर्यावरण को लेकर, उतनी जागरूकता की आपसे अपेक्षा है। बातें समझ पा रहे हैं कि भाई पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार हैं, उनको नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, उनका मानव के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, पर्यावरण पर मानव के क्या प्रभाव हैं, मानव पर पर्यावरण के क्या प्रभाव हैं, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वो कितने हैं। 2 बार तो यही प्रश्न पूछा है उनकी संख्या को लेकर ही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है। बात समझ पा रहे हैं। फिर जो अधिनियम है या जो बैठकें हैं, जो कॉन्फ्रेंस, जो सम्मेलन होते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुआ था, तो वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, एकदम सामान्य सी जानकारी आपको हो। जलवायु के बारे में, वायु प्रदूषण को ले लीजिए, मृदा प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को, ताप प्रदूषण को, एक सामान्य जानकारी की उम्मीद परीक्षक आपसे करता है। तो आपको इसमें विकास और पर्यावरण समझना है, सहस्त्राब्दी विकास और संपोषणीय विकास लक्ष्य। फिर मानव और पर्यावरण समव्यवहार आपको पढ़ना है, पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय भी, क्षेत्रीय भी और वैश्विक भी। बातें समझ पा रहे हैं। फिर आप जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जो अपशिष्टों को लेकर है, चाहे ठोस हो, तरल हो, बायोमेडिकल हो या ये इलेक्ट्रॉनिक हो। बातें स्पष्ट हो गई यहां तक की, ये आपको देखना है। फिर मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो आपको पढ़ना है। बिंदु स्पष्ट हुआ। फिर आप देखेंगे कि प्राकृतिक और ऊर्जा स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय, वन, ये सारे बिंदु। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, इनके न्यूनीकरण की, इनको कम करने की क्या युक्तियां हैं, वो आपको पढ़ना है। फिर जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, अब देखिए जैसे आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है 1986 का, लेकिन इसको समझने के लिए चीजें शुरू करनी पड़ती हैं 1972 से। अब वो प्रत्यक्ष रूप से दिया नहीं गया है, वो अप्रत्यक्ष रूप से है, वो हिडन है। बातें समझ पा रहे हैं। तो इसमें हम कई सारी चीजें ऐसी पढ़नी है हमें जो नहीं दी हुई प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जुड़ी हुई हैं। बातें समझ पाए। जैसे हम बात करें कि जो समझौते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या प्रयास है, जैसे मॉन्ट्रियल है, रियो सम्मेलन 1992, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, फिर आईएस से। अब जैसे इसमें बाली के बारे में नहीं दिया गया, कोपनहेगन के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन हमको वो पढ़ना तो है। बात समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? वो चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कई सारे बिंदु ऐसे भी हैं और ऐसा सारी इकाइयों के साथ में है कि इसका हमको जानकारी होती है जब हम निरंतर प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं कि भाई ये प्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम में नहीं था, लेकिन जुड़ा हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। बातें स्पष्ट हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अंतिम इकाई आपकी उच्चतर शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा भी हैं और भविष्य में जाकर आप इसी क्षेत्र में, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में ही अपनी सेवाएं भी देंगे। तो आपको इसके बारे में जानकारी क्या क्या पढ़ना है। आपको उच्चतर अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा। अब देखिए जैसे केवल लिखा है प्राचीन भारत में शिक्षा। अब प्राचीन भारत में शिक्षा की बात आती है तो आपको गुरुकुल के बारे में पढ़ना है, आपको नालंदा के बारे में पढ़ना है, आपको तक्षशिला के बारे में पढ़ना है, अन्य भी जो उच्च शिक्षण संस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ना है। फिर अगला बिंदु है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्चतर अधिगम और शोध का उद्भव। लेकिन आपको स्वतंत्रता से पूर्व भी, जो ब्रिटिश सरकार के समय भी जो शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, समितियां हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना भी आवश्यक है।
बातें समझ पाए यहां तक की? यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए जो आयोग हैं, जो समितियां थी, उनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल है। बातें समझ आ रही हैं यहां तक की? फिर अगला बिंदु है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, ये आपको पढ़ना है। फिर व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। फिर मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, शासन और प्रशासन, ये बिंदु आपके शामिल है। अब यहां आ गया पर्यावरण परक शिक्षा। इसके बारे में हम पर्यावरण में भी पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में कुछ कुछ बातें हम शिक्षण अभिवृत्ति में भी पढ़ रहे होंगे। बातें समझ पा रहे हैं? तो आप पाएंगे कि आपका पाठ्यक्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अब हम देखें कि ये पाठ्यक्रम जो दिया हुआ, मैंने आपसे कहा कि आपको पाठ्यक्रम को अपने को देखने का और अधिगम करने का एक नया नजरिया प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ने का क्रम क्या रखना चाहिए अपना। जैसे आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप पढ़ें संचार या संप्रेषण, आप कह सकते हैं। सबसे पहले, क्यों? हमारी सबसे पहली आवश्यकता होती है संचार। हमें अपनी बातों को रखना आना चाहिए। जब हमने कहा कि एक आम मनुष्य अपने जीवन का 70% समय लगभग वो दूसरों के साथ में किसी न किसी रूप में संचार करने में व्यतीत करता है। हमारे सारे क्रियाकलाप संचार के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। हमारे सारे काम ठप हो जाएंगे अगर संचार ना हो। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए संचार के बारे में, संप्रेषण के बारे में। उसके बाद फिर यहां से आगे जब आप संचार के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पहुंचेंगे कि तकनीक आधारित भी संचार होता है। तो जैसे ही आप तकनीक आधारित संचार की बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे आईसीटी। यानी कि दूसरे स्थान पर संचार पढ़ लेने के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए? संचार पढ़ लेने के बाद आप पढ़ेंगे आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आप पढ़ रहे होंगे तकनीक आधारित संचार के बारे में। संचार में आप पढ़ेंगे कि आप उत्तम संचारकर्ता कैसे बनते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो संचार को, प्रभावी संचार होने में बाधा पहुंचाते हैं। फिर तकनीक आधारित संचार की बात आप पढ़ लेंगे आईसीटी में। बिंदु स्पष्ट है? उसके बाद में आप पढ़ते हैं शिक्षण अभिवृत्ति, आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? उसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षण अभिवृत्ति, क्योंकि शिक्षण अभिवृत्ति में एक बिंदु आएगा क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा में संचार, कक्षा में संप्रेषण। तो अब संप्रेषण के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आप क्लासरूम कम्युनिकेशन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि शिक्षक का कक्षा में संचार कैसा होना चाहिए, शिक्षक का कक्षा में संचार प्रभावी कैसे होगा। बातें आसानी से समझ आ रही है? फिर जब आप शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ते समय आप स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आप डिजिटल पहलों के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब आपका यानी कि आईसीटी इससे जुड़ जाएगा। बातें समझ आ रही होंगी यहां तक कि एकदम आसानी से कि आपका आईसीटी शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ जाएगा। कि जब हम शिक्षण अभिवृत्ति में जो डिजिटल पहले हैं, चाहे स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, मूक्स की बात करें, निरंतर कई वर्षों से मूक्स से प्रश्न बन रहा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, निरंतर वहां से प्रश्न बन रहा है, स्वयं से प्रश्न बनता है, स्वयं प्रभा से प्रश्न बनता है। तो आपका आईसीटी यहां जुड़ गया। बातें समझ पा रहे हैं? जब आप शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ेंगे तो यहां आप शिक्षा के बारे में, किसी एक अवस्था विशेष के बारे में नहीं, बाल्य अवस्था से लेकर आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली तक आएंगे तो आप शिक्षा के बारे में, शिक्षण के बारे में, अध्येता के बारे में सारी जानकारी आपको क्या हो जाएगी? शिक्षण अभिवृत्ति में हो जाएगी। शिक्षण की पद्धतियों को लेकर भी सारी जानकारी आपको यहां हो जाएगी। इसीलिए शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ने के बाद आप पढ़ना चाहिए आपको उच्चतर शिक्षा प्रणाली। क्या पढ़ना चाहिए? उच्चतर शिक्षा प्रणाली। उच्चतर शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे कैसे? कि यहां तो आपने शिक्षा के बारे में, शिक्षण के बारे में एक सामान्य जानकारी हो गई। जब आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आएंगे
तो यहाँ विशेष जो उच्चतर शिक्षा से संबंधित हैं, जो उच्चतर शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको लेकर चीजें होंगी। बातें समझ आ रही है यहां तक की? कोई समस्या नहीं। जैसे ही आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली में डिजिटल पहलों को पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा ई यंत्र को लेकर, गरुड़ को लेकर, ज्ञान कोश को लेकर, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी को लेकर, डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर, सारी चीजें, तो यानी कि आपका क्या जुड़ जाएगा? आईसीटी जुड़ जाएगा। जब आप डिजिटल पहलों की बात करेंगे तो तकनीक आधारित चीजें आ जाएंगी, तो आईसीटी यहां भी जुड़ जाएगा, कंप्यूटर इंटरनेट यहां भी वापस आ जाएगा। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? दूसरी बात, अब हमने कहा कि जब आप बेसिक जानकारी शिक्षा की, शिक्षण के बारे में लेकर यहां आएंगे तो उच्चतर शिक्षा प्रणाली से आपका क्या हुआ? शिक्षण भी जुड़ गया। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब संचार से आइए। संचार भी आपका उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? कि जब आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं, जैसे सेमिनार की बात आएगी, तो आप पाएंगे कि आपको उत्तम संचारकर्ता होना चाहिए। एक सहायक प्राध्यापक के लिए उत्तम संचारकर्ता होना आवश्यक है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि संचार आपका उच्चतर शिक्षा प्रणाली से भी जुड़ा हुआ है। बातें स्पष्ट हो गई यहां तक की? जब आप उच्चतर शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद आप पढ़ते हैं अनुसंधान। फिर आपको क्या करना है? तब आपको जाकर अनुसंधान का अध्ययन करना है। ऐसा नहीं कि पाठ्यक्रम में शिक्षण अभिवृत्ति पहले दिया है, पहले उसको पढ़ लें फिर हम अनुसंधान पढ़ लें, ऐसे नहीं। इसीलिए क्या होता है कि प्रथम प्रश्न पत्र इतना कठिन लगता है, उसकी भाषा समझ नहीं आती, उसके प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। कई सारे विद्यार्थी ऐसे मैं जानता हूं जिनको कि वो मिनिमम जो 40% क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, 20 प्रश्न भी हल नहीं कर पाते हैं सही सही। कारण क्या है? कारण यही है कि पढ़ने का सबका तरीका वही है। बात समझ पाए? तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुसंधान। अब देखिए, जैसे ही आप अनुसंधान में आएंगे तो अनुसंधान में आईसीटी के अनुप्रयोग भी आपको पढ़ना है, तो अनुसंधान में आपका आईसीटी जुड़ जाएगा। चाहे हम शोध गंगा की बात कर लें, शोध गंगोत्री की बात कर लें, या और जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आपको ई जर्नल पढ़ने को मिलते हैं, सिनॉप्सिस पढ़ने को मिलती हैं, थीसिस पढ़ने को मिलती हैं। बात समझ पाए? आप स्वयं भी जब डाटा इकट्ठा करेंगे, आप जब सैंपल इकट्ठा करेंगे, प्रतिदर्श इकट्ठा करेंगे, तो आपको आईसीटी का अनुप्रयोग करना होता है। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो आप कहां पढ़ रहे होंगे? यानी कि आपका आईसीटी जुड़ जाएगा। बातें समझ आ गई? दूसरी बात आइए संचार पे। संचार भी आपका अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। संचार कैसे जुड़ा हुआ है? कि एक शोधार्थी को सेमिनार भी करने होते हैं, वो वक्ता के रूप में सेमिनार में भी जाएगा। जब आपका कोर्स वर्क होता है तो कोर्स वर्क में एक पेपर आपका ऐसा होता है जिसमें आपको 2 सेमिनार पत्र पढ़ने होते हैं। आप 2 सेमिनार पत्र लिखेंगे, फिर आपके जो सुपरवाइजर होंगे, जो गाइड आपको मिलेंगे, जिनके मार्गदर्शन में आप अपना शोध कार्य करेंगे, जिनके सानिध्य में आप अपना शोध कार्य करेंगे, उनके सामने, अपने एडवाइजर जो आपको सलाहकार मिलेंगे, उनके सामने आपको अपना सेमिनार पत्र पढ़ना होता है। उसके बाद वो आपको नंबर देते हैं, मार्क्स मिलते हैं, उसके पास होना जरूरी होता है उसमें। बातें समझ पाए? तो वहां भी आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रख पाए, उसके लिए आवश्यक होता है आपको उत्तम संचारकर्ता होना। तो आपका संचार आप देखेंगे कि अनुसंधान से जुड़ जाएगा। बातें समझ पाए आप यहां तक की? आईसीटी अनुसंधान से जुड़ जाएगा। आप अनुसंधान पढ़ लेने के बाद लोग विकास और पर्यावरण पढ़ते हैं। लोग विकास और पर्यावरण पढ़ते हैं। अब लोग विकास और पर्यावरण कैसे जुड़ेगा? अब देखिए, ये शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ता है। कैसे शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़ता है? दूसरा, उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है उच्चतर शिक्षा प्रणाली से और शिक्षण अभिवृत्ति से? आप देखेंगे कि आप प्रारंभिक अवस्था से बात कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कक्षा में भी कि पर्यावरण पढ़ने से अधिक जागरूकता का मुद्दा है, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो पर्यावरण वाली जो शिक्षा है वो समानांतर रूप से प्रारंभिक अवस्था से इस शिक्षा की हमारी निरंतर साथ साथ चलती रहती है। प्रारंभिक अवस्था की बात कर लीजिए आप,
माध्यमिक की बात कर लीजिए, उच्चतर माध्यमिक की बात कर लीजिए, फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली की बात कर लीजिए, आप निरंतर पाएंगे कि पर्यावरण परक जो शिक्षा है वो समानांतर रूप से चलती रहती है। बात समझ पाए? अब आप अनुसंधान के क्षेत्र में जाएं या आप सहायक प्राध्यापक बने तो उच्चतर शिक्षा प्रणाली से कैसे जुड़ेगा कि एक उच्चतर शिक्षा प्रणाली के जो एक शोधार्थी के रूप में है उसको ये जानकारी होनी चाहिए, वो पर्यावरण को लेकर इतना जागरूक होना चाहिए कि मैं जो कागज का प्रयोग कर रहा हूं ये मेरा कैसे प्रदूषण में या किसी भी प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में इसका क्या योगदान, क्या भूमिका होती है। बात समझ पाए? जैसे मैंने कहा जागरूकता का मुद्दा अधिक है, तो यदि आप सहायक प्राध्यापक भी बनते हैं तो आप अनेक विद्यार्थियों को इस क्षेत्र को पर्यावरण के रक्षण के लिए जागरूक कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? ये अनुसंधान से भी जुड़ता है। अनुसंधान से कैसे जुड़ता है? जब आप शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराएंगे तो आप पाएंगे कि आपके गाइड, आपके सुपरवाइजर आपको ये कह रहे होंगे कि लैपटॉप पे टाइप कर लिया करो, पेज कागज पर मत लिखो, इतना वेस्ट करोगे। या क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि उसमें तो बार बार चेंजेस करने होंगे आपको, आप लिखेंगे फिर आपने सुधार करना होगा, तो कितना पेज फाड़ेंगे, कितना पेज वेस्ट करेंगे, तो टाइप कर लिया करो। बात समझ पाए आप यहां तक की? जब आप इन इकाइयों को पढ़ लेते हैं जिस क्रम में जैसे हमने बात की कि आप इस तरीके से ये सारी इकाई आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, तब जाकर आपको पढ़ना चाहिए, तब जाकर आपको अभ्यास करना चाहिए किसका? बोधगम्यता का, बोध का, कॉम्प्रिहेंशन का, आरसी जिसको विद्यार्थी वर्ग में कहा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अपठित गद्यांश का, परिच्छेद का। क्यों? क्योंकि जो बोध है, मैंने आपसे कहा कि वो आपके समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करता है। वो आपके समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जब आपने संचार पढ़ के संचार की बारीकियों को समझा, आपने तकनीक की बारीकियों को समझ लिया, आपने शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण की बारीकियों को समझा, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आपने चीजें समझ ली, आप वहां से आए अनुसंधान के क्षेत्र में आपने चीजें समझी, फिर पर्यावरण के क्षेत्र की चीजें आपने बारीकी से समझी, तब जाकर यदि आप बोधगम्यता के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि अब आप प्रश्नों को, बोधगम्यता को आसानी से समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप यदि किसी को कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, उसने ज्यादा टेक्स्ट नहीं पढ़ा है और सीधा बोधगम्यता के प्रश्नों को हल करे, क्योंकि ये जितना अधिक आपने टेक्स्ट पढ़ा होगा, जितनी अधिक चीजें आपने थ्योरी जितनी अधिक पढ़ी होगी, उतना सरल होता है बोध के प्रश्नों को हल करना। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जब आप इतने बारीकियों को समझ पाएंगे तब जाके क्या होगा कि जब, चूंकि आप शोधार्थी के दृष्टिकोण से भी व्यावहारिक रूप में निरंतर चीजों को समझते आ रहे हैं, आप सहायक प्राध्यापक के अनुसार भी व्यावहारिक होकर निरंतर चीजों को समझते आ रहे हैं, तो अब आप जो लेखक रहेगा उस लेखक के विचारों के साथ अपना तालमेल स्थापित कर पाएंगे, आप लेखक के विचारों को समझ पाएंगे, आप उस लेख के, उस गद्यांश के भाव को समझ पाएंगे। बातें समझ आ गई यहां तक की? इसके अलावा जो आपकी इकाई मैथ रीजनिंग वाली है उसके बारे में जैसे हमने बात की कि जो गणित वाली इकाई है, जो गणित के आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उसका प्रयोग आप किसमें कर लेंगे? जब आप इकाई पढ़ रहे होंगे आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या में। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? तो आप अपने पढ़ने का जो तरीका होगा, पढ़ने का जो क्रम होगा, उसको कुछ इस प्रकार से रखिए कि आप सबसे पहले संचार को पढ़ लें। सबसे पहले क्या पढ़ लें आप? सबसे पहले संचार से चीजें पढ़ना शुरू करें। उसके बाद में आप आईसीटी को पढ़ें, यानी कि सूचना, जो तकनीक आधारित संचार हो जाएगा, कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में यहां आपको जानकारी मिलेगी। ईमेल के माध्यम से कैसे संचार होता है वो सारी चीजें आपको सीखने को कहां मिल जाएंगी? आईसीटी पढ़ते समय। उसके बाद आप पढ़िए शिक्षण अभिवृत्ति, फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली, उसके बाद में आप ये अनुसंधान पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत सारी शब्दावलियों से परिचित हैं जो आपने उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सीख ली।
बिंदु एकदम सहजता से स्पष्ट है। उसके बाद आप पढ़ेंगे लोक विकास एवं पर्यावरण। तो पढ़ने का अपना क्रम क्या रखिए, संचार, फिर आईसीटी, फिर शिक्षण अभिवृत्ति, फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली, फिर अनुसंधान, लोक विकास और पर्यावरण, और इसके बाद में आप पढ़िए बोध को, कॉम्प्रिहेंशन। इसका अभ्यास कीजिए, बहुत अभ्यास आपको इसको करना है। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अखबार के संपादकीय पढ़ने चाहिए। आप अखबार में जो संपादकीय वाला कॉलम आता है उसको पढ़िए, और उसमें आप ये तालमेल बैठाने का प्रयास कीजिए कि जो लेखक ने जो शीर्षक रखा है वो इसके साथ में मैच करता है या नहीं। यदि आप लेखक होते तो आप शीर्षक क्या रखते, क्योंकि एक प्रश्न आएगा आपका कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। बात समझ पा रहे हैं? तो आप शीर्षक तभी तय कर पाएंगे जब आपने उस लेख के, उस गद्यांश के भाव को समझा होगा। बिंदु स्पष्ट है? तो मैं ये अपेक्षा करता हूं, मुझे ये उम्मीद है कि आपको पाठ्यक्रम को लेकर एक सामान्य जानकारी हुई होगी। पाठ्यक्रम को देखने का नया नजरिया तो अवश्य ही आपको प्राप्त हुआ होगा। अब आपके पढ़ने का जो क्रम रहेगा, वो पढ़ने का क्रम वही परंपरागत नहीं, जैसा पुस्तकों में दिया है, जैसा पाठ्यक्रम में दिया है वैसा नहीं रहेगा। आपके पढ़ने का तरीका बदलेगा। इस तरीके से आप अधिगम करना शुरू कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, संचार से चीजें शुरू कीजिए। सरल सरल चीजें रहेंगी और आप पाएंगे कि आप आने वाली जो इकाइयां आप पढ़ेंगे तो आपको हर इकाई का लाभ मिलता जाएगा। जैसे आप संचार पढ़ेंगे तो आपको आईसीटी में इसका लाभ मिल जाएगा। बात समझ पाए? आप इन दोनों को पढ़ लेंगे, शिक्षण अभिवृत्ति में इसका लाभ मिलेगा, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में लाभ मिलेगा, अनुसंधान में लाभ मिलता जाएगा, फिर अंततः आप देखेंगे लोक विकास और पर्यावरण में भी लाभ मिल रहा है। बात समझ पा रहे हैं? फिर से वही बात कि आपकी सारी इकाइयां एक दूसरे से इस रूप में जुड़ी हुई हैं, यह ध्यान रखना है। एक लंबे अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद ये पाठ्यक्रम तय हुआ है, तो बहुत वैज्ञानिक विधि के अनुसार ये पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। बातें स्पष्ट हो गई? तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने पढ़ने के तरीके को इस प्रकार से रखेंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।